फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे एमसीएलआर के बारे में, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट के बारे में। आप जब भी कोई बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, वो आपको कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। क्या वो उस इंटरेस्ट रेट से अधिक के इंटरेस्ट पे भी चार्ज कर सकता है या कम पे भी चार्ज कर सकता है? वो किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आप कोई होम लोन लेने जाते हैं तो आपको 8.5 से लेकर 9% तक का चार्ज होता है। क्या कोई दूसरा बैंक आपको 5 या 6% भी चार्ज कर सकता है? इसका आंसर है नहीं। ये आप पर डिपेंड करता है एमसीएलआर पे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट पे। इसे आरबीआई ने इंप्लीमेंट किया था और हर बैंक को रेगुलेट करने के लिए भी कहता है। जैसे बैंक अपना अनाउंस करता है कि मैं इतना एमसीएलआर प्रोवाइड करूंगा और उसी के बेसिस पे आपका इंटरेस्ट डिसाइड होता है कि आपको कार लोन पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, होम लोन पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, पर्सनल लोन पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, वो सारी चीजें ये बताते हैं। तो ये एमसीएलआर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एमसीएलआर से पहले बेस रेट था, बेस रेट से भी पहले आपका बीपीएलआर रेट था, मतलब बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट था। तो ये सारी चीजें क्यों आपका बीपीएलआर के बाद बेस रेट आया, बेस रेट के बाद एमसीएलआर आया, या क्यों क्या प्रोसेस की जरूरत पड़ी कि हमें पुराना क्यों नहीं यूज करना पड़ा बीपीएलआर वाला, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। चलिए इनका टाइमलाइन जान लेते हैं। बेसिकली आरबीआई अपना कोई मॉनेटरी पॉलिसी लागू करता है तो वो क्या देखता है कि आपका रेपो रेट क्या है। रेपो रेट के हिसाब से वो क्या चाहता है कि अपना इंटरेस्ट रेट कंट्रोल हो। वो ये भी चाहता है कि मैं अगर रेपो रेट बढ़ा रहा हूँ तो जो कमर्शियल बैंक है वो भी अपना इंटरेस्ट रेट जो चार्ज कर रहा है कस्टमर से वो भी बढ़ाए। और उसमें एक प्रोसेस और आ जाता है, अगर आरबीआई अपना रेपो रेट घटाता है तो वो चाहता है जो कमर्शियल बैंक है वो भी अपना इंटरेस्ट रेट घटाए। ये क्यों करता है आरबीआई? बेसिकली ये अपना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ में एक बैलेंस बना रहे। ये आरबीआई की बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी रहती है रेपो रेट को कंट्रोल करना, और वो हमेशा ट्राई करता है कि इससे ग्रोथ और इन्फ्लेशन में एक बैलेंस मेंटेन रहे। तो आरबीआई को ये पॉलिसी लागू करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, बेसिकली इसका एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन में हमें इसे समझना पड़ेगा। 1994 में आपका इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट हुआ था और फिर अप्रैल 2003 में आपका बीपीएलआर की पॉलिसी आई थी, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट का कॉन्सेप्ट आया था। इसमें बैंक को बोला गया था he will give the loan to his credit worthy customer at a lending rate, BPLR lending rate, मतलब कि कम जो lending rate था उस पर आप दे सकते थे। तो बैंक ने वो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। इसमें इशू क्या थे? आरबीआई ने ये तो जरूर बोल दिया था जो उसके क्रेडिट जिस कस्टमर के पास अच्छा क्रेडिट प्रोफाइल है, जिन्होंने अच्छा हिस्ट्री मेंटेन करके रखा हुआ है, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे आप चार्ज कर सकते हो। वो कितने आपका वो मिनिमम बीपीएलआर रेट था तो वो तो देने लगे। पर इसमें जो आपका बीपीएलआर रेट जो डिसाइड होता था वो बोर्ड डिसाइड करती थी, मतलब कि बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही इस साल का क्या इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा बीपीएलआर वाला, तो वो टोटल डिसाइड होते थे। और इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मीन्स आपको कोई फॉर्मूला तो नहीं है कि कैलकुलेट करें कि किस तरह का बीपीएलआर रेट इस साल चलेगा, तो कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी कि किस तरीके से इसमें कहते हैं कोई जो क्रेडिट वर्दी पर्सन हो उसको कितना देना चाहिए, जो नॉट क्रेडिट वर्दी पर्सन उसे कितना देना चाहिए। तो इससे क्या रहता था, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप रहते थे उनको अगर अच्छा रिलेशन है बैंक के साथ तो वो सस्ते रेट में इंटरेस्ट रेट ले लेते थे और अच्छा सा पैसे बनाते थे। तो ये आरबीआई को इसी चीज़ के बारे में पता चला। तो एक सब बीपीएलआर रेट आया जिसमें कहते हैं आरबीआई ने 2007 में जैसे कहते हैं एक जांच करवाई। मार्च 2007 में उन्होंने देखा एक सब बीपीएलआर रेट तो आपने देखा कि मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जाता है, पर उन्होंने बैंक वालों ने क्या किया, सब बीपीएलआर रेट ले आया। उसमें क्या कहते थे, जितना इंटरेस्ट रेट जो था उसे नेगेटिव में चार्ज करने लगे, मतलब नेगेटिव और भी कम में चार्ज करने लगे और उस कॉर्पोरेट ग्रुप को देने लगे। मतलब 77% बैंक इसमें इन्वॉल्व थे, 77 क्लाइंट को देने लगे। तो आरबीआई ने देखा कि मैं रेपो रेट को कम भी कर रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ, उसका कोई फर्क इंटरेस्ट रेट पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बैंक अपनी सब बीपीएलआर पॉलिसी अपने से लागू कर दिया है, जिसकी वजह से मेरा कहते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से आपका बेस रेट का कॉन्सेप्ट आया। जुलाई 2010 में आपका बेस रेट आया। बेसिकली इसमें क्या था कि बेस रेट में एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट बैंक वुड चार्ज टू ए मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर। जो क्रेडिट प्रोफाइल जिस कस्टमर की अच्छी थी तो उसे अच्छा इंटरेस्ट रेट बैंक प्रोवाइड करता था, मिनिमम इंटरेस्ट रेट। इसमें एक अच्छी बात क्या थी, इसमें एक इंडिकेटिव फार्मूला सजेस्ट किया गया कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। क्या था, इंटरेस्ट रेट इक्वल टू आपका बेस रेट प्लस स्प्रेड। जो कहते हैं बेस रेट है वो आपको क्रेडिट वर्दी कस्टमर को मिलेगा, स्प्रेड वाला क्या है जो अलग कस्टमर है उनको साथ जोड़ के दिया जाएगा।
मान लीजिए कोई जो क्रेडिट वर्दी कस्टमर है तो उनको बेस रेट का दिया जाएगा। मान लीजिए 7% चल रहा है, 8% होम लोन चल रहा है तो वो दिया जाएगा। अगर कोई दूसरा पर्सन है जिसकी प्रोफाइल से कुछ दिक्कत है तो बैंक अगर उस पर स्प्लिट चार्ज करेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक आपको बोलेगा कि आपको जो बेस रेट पे करना पड़ेगा वो 9% का चल रहा है, और उस हिसाब से आपका क्रेडिट प्रोफाइल पे मैंने जो चेक किया है वो आपको 1% स्प्लिट आपको देना पड़ेगा। उस हिसाब से टोटल इंटरेस्ट रेट आपको जो चार्ज किया जाएगा वो 10% का रहेगा। बेसिकली इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, क्या क्या इशूज आ रहे थे। बैंक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है तो बैंक को अपने एवरेज कॉस्ट ऑफ फंडिंग, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग अपने से कैलकुलेट करने के लिए दे दिया था। जैसे बैंक है उसमें डिपॉजिटरी आती है, जो आरबीआई को डिपॉजिट करता है तो डिपॉजिटरी चार्ज इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। और अगर बोरोइंग भी कर रहा, ले भी रहा है लोन, तो उसको तो रेपो रेट के परसेंट के हिसाब से देना पड़ता है, या कितने आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो बॉन्ड परसेंट के हिसाब से देना पड़ता है। तो सारे कलेक्शन रहते हैं, तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी और इसकी वजह से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही थी, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला था वो इंडिकेटिव फॉर्मूला था, कोई एक्चुअल फॉर्मूला नहीं था कैलकुलेट करने का। तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी नहीं आई इसमें। आप जो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंडिंग जिसमें मिल रहा था वो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट के लिए आ रहा था। मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस करवाया, कोई बॉन्ड लिया 2 साल के लिए 7% के हिसाब से। आरबीआई अगर अपना चाहे कितने हैं अपना रेपो रेट चेंज करना चाहता है, पर जो आपको 9% इंटरेस्ट रेट चल रहा था और आपने 7% का कितने इंश्योरेंस लिया है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो फिक्स है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आरबीआई चाह के भी अपना इंटरेस्ट रेट को नहीं चेंज कर पा रहा था। मतलब कि रेपो रेट तो चेंज कर पा रहा था आरबीआई, पर उसकी वजह से जो इफेक्ट आना चाहिए इंटरेस्ट रेट में, बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, वो नहीं दिख रहा था। तो इसके लिए थर्ड पॉलिसी आई, वो क्या है आपका MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट। यहाँ पे ये आया आपका कितने हैं 2016 में, अप्रैल 2016 में। इसके लाने का कॉस्ट क्या था, ए मिनिमम इंटरेस्ट बैंक वुड कॉस्ट टू द ईस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर। इसमें एक डायरेक्ट फार्मूला आपको दिया गया कि आप इसे कैलकुलेट किस तरीके से किया जाए। और इस फार्मूला में आपको मान लीजिए एक एग्जांपल तो समझा देता हूँ। बैंक बोलता है जो इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज किया जाएगा वो MCLR प्लस स्प्रेड होगा। जैसे मान लीजिए बैंक आपको बोलता है कि आप अभी होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको जो MCLR है वो 8% चल रहा है, और जो आपको क्रेडिट प्रोफाइल पे आपको जो स्प्रेड दिया जा रहा है वो कितना 0.5% चल रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट रेट आप क्या हो गया 8.5%। तो इसकी वजह से आप एक फिक्स फार्मूला आया, फार्मूला की वजह से आपको जो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी आपको मिल गई। और जो एक्सपेक्टेशन था कि मुझे इतने अच्छे रिटर्न आएंगे, कितने उस हिसाब से गवर्नमेंट अपना रेपो रेट जिस तरीके चेंज करेगा उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा था। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी बढ़ाएगा बैंक, अगर रेपो रेट घटेगा तो कितने इंटरेस्ट बैंक घटाएगा। तो एक फार्मूला आपको मिल गया और आरबीआई जिसको कंट्रोल करने लगा टोटल मॉनेटरी पॉलिसी। ये कंपेयर कर लेते हैं आपका बेस रेट और MCLR को। जो बेस रेट रहता है वो आपका इंडिकेटिव फार्मूला पे कैलकुलेट होता है। वो जो कॉस्ट ऑफ फंड आप देखते हैं, जैसे एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड देखते हैं, ब्लेंडेड कॉस्ट ऑफ फंड देखते हैं, या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड रहते हैं, इस पर बैंक डिसाइड करता है। जो कॉस्ट ऑफ फंड जो आपके आते हैं, जैसे डिपॉजिटरी के थ्रू आ रहे हैं, करंट अकाउंट आपने खुलवाया या सेविंग अकाउंट है उस पर जितने इंटरेस्ट आ रहे हैं, या बोरोइंग के थ्रू जैसे बैंक से आरबीआई से उन्होंने कोई बैंक पैसा उधार ले रहा है 6% या 7% के हिसाब से रेपो रेट के हिसाब से, तो उसमें आपके रहते हैं अदर बैंक से उधार ले रहा है, या कोई डिबेंचर या बॉन्ड पे उधार ले रहा है बैंक, या दूसरा इसमें क्या रहता है आपका नेगेटिव कैरी ऑन CRR एंड ESLR। जो CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, जो आरबीआई अपने पास हार्ड कैश के थ्रू जमा करता है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। तो बैंक अगर CRR जमा भी कर दे, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो उसके लिए तो नेगेटिव पॉइंट है ना। और दूसरा SLR, जो SLR है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक अगर उसका जो रिटर्न आ रहा है वो कम हो जाए, कॉस्ट ऑफ जितना आपने इन्वेस्ट किया, कॉस्ट ऑफ फंड जो है, तो उसके लिए नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। तीसरा हमारा क्या है अनएवलेबल ओवरहेड कॉस्ट, जो आप ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें रहता है, जो कि सेंट्रल बैंक का रहता है, जो टोटल अप्लाई कर रहा है वो भी ना आ पाए तो इसके लिए आपको दिक्कत की बात रहती है। चौथा हमारा क्या है एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ। बेसिकली ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका देखा जाता है ना इक्विटी पे एज पर द बैंक मैनेजमेंट। आप देख रहे हैं जो आपने कितने टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न किया है उस हिसाब से नहीं आ रहे, क्योंकि ये आप जो कॉस्ट ऑफ फंड देख रहे हैं वो ना एवरेज पे देख रहे हैं, ना मार्जिनल और ब्लेंडेड पे देख रहे हैं। मतलब कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इंडिकेटिव फॉर्मूला है, क्योंकि आपको रहता है कॉस्ट ऑफ फंड अभी परसेंटेज में रहता, ये एवरेज रिटर्न और नेटवर्क भी परसेंटेज में रहता। ये टोटल आपको बताया नहीं गया है, केवल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप टोटल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ही कर सकते हैं। हम इसके हिसाब से MCLR को देख लेते हैं। बेसिकली MCLR में जो आया ये आपका एवरेज मार्जिनल और ब्लेंडेड को नहीं लिया, उसने केवल मार्जिनल कॉस्ट लिया। मार्जिनल मीन्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग, ये आपका होता है। इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट रहते हैं, जैसे कि अभी आपने कितने कोई लोन लेने गए तो उसमें कितना इंटरेस्ट रेट करंट आपको बैंक आपको दे रहा है, उस हिसाब से आपको टोटल कितने हैं उसमें मार्जिनल वो रेट आपको दिया जाता है। मान लीजिए आपको बैंक सेविंग अकाउंट आपने ओपन करवाया 4% दे रहा है,
तो वो जो 4% है वो आपको देखा जाएगा। और इसमें एक बेसिक चीज़ है, जो आपका कॉस्ट ऑफ फंडिंग रहता है वो 92% ऑफ बोरोइंग रहता है आपका, जो मार्जिनल कॉस्ट पे रहता है, प्लस 8% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ रहता है। ये दोनों फैक्टर लेकर कैलकुलेट किए जाते हैं। 92% इधर फ्रॉम द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग प्लस 8% फ्रॉम द रिटर्न एवरेज रिटर्न नेटवर्थ, ये देखा जाता है। और इसमें कॉस्ट ऑफ जो फंडें आती है, जैसे आपका डिपॉजिटरी में रहता है, जैसे करंट अकाउंट हो गया या सेविंग अकाउंट हो गया, उसमें जो नया लोन लेने वाला है उसका जो करंट हिसाब से दिया गया 4% पे दिया गया, 5% के हिसाब से दिया गया, उस पर कैलकुलेट किया जाता है। या बोरोइंग भी दिया गया हो, जैसे आरबीआई आप आरबीआई से पैसे उधार ले रहे हो, जो उस रेपो रेट के हिसाब से, मान लीजिए करंट जो रेपो रेट चल रहा है 6% चल रहा है या 7% चल रहा है। अगर 6% चल रहा है तो वो करंट वाला देखा जाएगा। आपने पहले 7% बैंक ने लिया होगा आरबीआई से लोन, तो वो 7% नहीं देखा जाएगा, 6% का ही देखा जाएगा। अदर बैंक से लिया होगा या डिबेंचर या बॉन्ड को गिरवी रख के लिया होगा, तो करंट वाले पार्ट आपके देखे जाएंगे। और इसमें दूसरा जो पार्ट है आपका नेगेटिव कैरी ऑन CRR, जो कैश रिजर्व रेशियो है, वो आपको लिया जा रहा है। यहाँ पे SLR नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि बैंक आपका हार्ड कैश जो जमा कर रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो कैश रिजर्व रेशियो आपका थोड़ा बोझ की बात है यहाँ पे। तीसरा क्या है इसमें, ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो बैंक इतना टोटल एक्सपेंड कर रहा है अपने बैंक को चलाने के लिए, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा। जो चौथा पॉइंट है बेसिकली अपने एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है, इसे एक इंडिकेटिव फॉर्मूला पे नहीं कर रहा है, ये आपका प्रिस्क्राइब फार्मूला है। मीन्स आपको टोटल फार्मूला प्रोवाइड कर दिया गया है कि इतने के हिसाब से मैं इतना रिटर्न प्रोवाइड करूंगा। और जो आपको टेन्योर प्रोवाइड करता है, मान लीजिए एक लॉन्ग टर्म प्रीमियम आप दे रहा है, तो उस पर कुछ प्रीमियम चार्ज कर लेता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन दे रहे हैं, तो उसके लिए कुछ प्रीमियम आपको देने पड़ेंगे। अब हम जानते हैं MCLR क्यों अप्लाई होता है, बेसिकली उससे क्या फायदे रहते हैं आपके। ये आपका कमर्शियल बैंक पे आपके लिए अप्लाई होता है और कहीं नहीं होता है। जैसे आपका NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन रहता है, उसके लिए PLR होता है, प्राइम लेंडिंग रेट वहां पे होता है। यहाँ पे आपको होता है MCLR होता है कमर्शियल बैंक के लिए। आपका जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है उस पर ये MCLR लगता है। और आपका जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है, अगर 3 साल के लिए आपने लिया गया है तब MCLR आएगा, उससे अधिक के लिए लिया गया है तो उसके लिए नहीं लगेगा MCLR। और आप देखते हैं कि इसे कितने, ये आप जो बैंक रहते हैं MCLR हर मंथ, हर टाइम, हर डेट कितने पब्लिश करते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए। जैसे ओवरनाइट MCLR होता है, 1 मंथ MCLR होता है, 3 मंथ MCLR होता है, 6 मंथ MCLR होता है, 1 ईयर MCLR होता है। बैंक ये पब्लिश करता है, टोटल अनाउंस करता है कि मैं इतने समय के लिए इतना MCLR आपको चल रहा है। मान लीजिए आपने होम लोन लिया हुआ है, जो कि आपको 1 साल के लिए आपको इंटरेस्ट रेट बताया जा रहा है कि 8% चल रहा है, और आपको बोल रहा है उस पर जो आपको स्प्लिट देना रहेगा, MCLR को तो पता चल गया आपको कितने 8% है, और आपको जो स्प्लिट देना पड़ा 0.5% है। टोटल इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा आपका, MCLR 8% प्लस 0.5% स्प्लिट, जो हो गया 8.5%। ये टोटल आपको बताने पर बैंक आपको हर समय बताएगा और हर समय निकालेगा भी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।